what I am just discussing. So, recording has just started, and this is your lecture of Friday, 15th January 2021, and this is your afternoon lecture of Applied Physics in section 1D2. Right. So, what we are going to discuss today? Today's topic is just the start of the lecture 23, and this is about electric potential. Electric potential means a characteristic uh, of uh, uh, a charge to produce uh, an electric potential around itself. We already know. अच्छा मैं उर्दू बोलता हूँ, सॉरी. आप लोगों ने कहा था मुझे मुझे पता नहीं चलता, अचानक से शुरू हो जाती है. वैसे इंग्लिश आती भी नहीं है मुझे, तो ज़्यादा अच्छा है कि उर्दू ही बोलें, लेकिन वो अचानक शुरू हो जाती है, मुझे ध्यान नहीं रहता. अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि ये जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या चीज़ है. ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक कैरेक्टरिस्टिक है इलेक्ट्रिक चार्ज की कि ये अपने अराउंड अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट करता है. कोई भी अगर चार्ज होगा तो वो इलेक्ट्रिक अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट करेगा. अच्छा, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या चीज़. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट क्या है. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नॉर्मली मेजर्ड. अच्छा, एक मेजर किया जाता है आमतौर पे वोल्टेजेस में. और आप वोल्टेजेस को कैसे समझें. जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, इसका एक ब्रॉड आइडिया क्या है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये है क्या चीज़. देखें, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये वही वाली पावर सप्लाई है जो आपको की इलेक्ट्रिक प्रोवाइड करता है एट योर होम. सो जो ये पावर सप्लाई होती है ये दो किस्म की होती है. जो आपके घर पे आती है वो तो एसी होती है, और जो आप लैब में इस्तेमाल करते हैं या आप किसी खिलौने में सेल डालते हैं तो वो डीसी होती है. एसी और डीसी. एसी इज ऑल्टरनेटिंग करंट और डीसी इज डायरेक्ट करंट. डायरेक्ट करंट का मतलब ये है कि उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, इट्स ऑल द टाइम इट्स कांस्टेंट. और इलेक्ट्रिक में एसी में क्या होता है, एसी में वो साइनोसॉइडल फॉर्म में चेंज होती है. अच्छा, ये आपका एक आइडिया हो गया कि ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है. ये जो आपके घर पे आता है आती है पावर सप्लाई की इलेक्ट्रिक से, ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की सूरत में आती है. एंड व्हाट इज इट्स लेवल और व्हाट इज इट्स यूनिट. इट्स यूनिट इज वोल्ट्स और इट्स वैल्यू इज 220 वोल्ट्स. आप लोगों ने अक्सर सुना होगा इसको. वोल्ट मीटर से आपने मेजर भी किया होगा कभी, या अगर आपने मेजर नहीं किया इसको तो आपके घर के ऊपर जो स्टेबलाइजर है उसके ऊपर एक मीटर लगा हुआ होता है, या इनपुट और आउटपुट दोनों पे मीटर लगे हुए होते हैं. तो वो वोल्ट मेजर करके आपको दे रहे होते हैं और समटाइम्स करंट भी मेजर करके दे रहे होते हैं. लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द वोल्ट्स, इट्स मेजर इन वोल्ट्स. अब ये है क्या चीज़. इसकी एक थोड़ी सी थ्योरी है विच यू विल हैव टू अंडरस्टैंड. अच्छा, इससे पहले थोड़ा सा आइडिया ये भी दे दूं मैं आपको कि फॉर एग्जांपल इफ यू आर प्लेइंग एन MP3 प्लेयर, तो जो आपका स्पीकर से आवाज़ आ रही है दैट इज डेफिनेटली ऑडियो जो आपके कान को टकरा रही है, एंड दैट इज एयर जो आपका कान सेंस कर सकता है. बट बिहाइंड द स्पीकर देयर आर टू वायर्स कनेक्टेड टू द स्पीकर जो कि आवाज़ क्रिएट कर रहा है. उसके ऊपर जो वेरिंग वोल्टेजेस हैं, the signal that is provided to the speaker, the audio signal, so that signal is converted to actual audio which we can hear. So वो signal is in the form of potential. This signal is in the form of electric potential. तो ये जो सारी आवाज जो मेरी इस वक्त आप तक पहुंच रही है वो क्या प्रोसेस है इसका. इसका प्रोसेस ये है कि द माइक विच आई हैव इन माई हैंड is just converting my audio signal, जो आपकी ये हवा की compressions and depressions हैं, वो माइक का डायफ्राम्स को पिक कर रहा है, and then this signal is converted to electric potential, voltages. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का दूसरा नाम है वोल्टेजेस. ये सिग्नल जब वोल्टेज में कन्वर्ट हो गया तो फिर ये कंप्यूटर में स्टोर भी हो गया. कंप्यूटर में डेटा नेटवर्क के थ्रू सारा डिजिटाइज हो गया. पर सबसे पहले तो ये so that it can be just handled with a computer. Computer is a digital device. Otherwise
ट्रेडिशनली जब ये कंप्यूटर नहीं थे एंड दिस वाज नॉट डिजिटल फॉर्म ऑफ स्टोरेज वाज नॉट अवेलेबल, दिस ऑडियो सिग्नल वाज stored directly in its analog form. अब ये एनालॉग की फॉर्म क्या होती है, डिजिटल फॉर्म क्या होती है, दिस इज अ वेरी वेरी मीन्स डिटेल्ड टॉपिक, बट डिजिटल के मतलब ये है कि all one and zeros, and you are expert of this because you are in computer systems, you know what is one and zeros, you already are dealing with this digital electronics, or maybe the data introduction to computer science, IoT, what is it, ICT, introduction to computer. ओके, तो वो कोर्स में आपने सारा डिजिटल डेटा वगैरह पढ़ा होगा। तो ये ऑडियो सिग्नल वोल्टेज में कन्वर्ट हो जाता है और फिर जो है वहां पे डेटा पे ट्रैवल करके आपके तक कंप्यूटर तक जब पहुंचा तो देन इट्स अगेन कन्वर्टेड टू ऑडियो सिग्नल एंड देन फिर ये स्पीकर पे प्ले होता है। तो ये सब वोल्टेजेस होते हैं, दिस ऑल दीज थिंग्स आर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वोल्टेजेस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, सिंपल पोटेंशियल क्या है। अच्छा, तो दिस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम जो समझने की कोशिश करेंगे ना सबसे पहले, तो इसके न्यूमेरिकल्स इतने मुश्किल नहीं है, मैं आपको बता दूं। इफ यू आर जस्ट डूइंग दिस लिसनिंग टू दिस लेक्चर फ्रॉम एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू, तो आई विल जस्ट टेल यू कि जिस तरीके से पिछले चैप्टर के न्यूमेरिकल्स से इसी तरह के इसके न्यूमेरिकल्स हैं, लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है ना, दैट विल जस्ट टेक अ लिटिल बिट ऑफ एफर्ट फ्रॉम योर साइड। तो इसके लिए मैं ये करूंगा कि मैं अभी आपको लेक्चर दूंगा ये वाला ऑफ 1 आवर, एंड देन आई विल जस्ट ऑल्सो गिव यू द लिंक्स फॉर फ्रॉम यूट्यूब। अब देखिए, मैं इसके यूट्यूब के लिंक्स मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ कि आपको एडिट मैं रिसोर्स देना चाह रहा हूँ। अगर आपको मेरे पॉइंट से समझ नहीं आ रहा और मैं आपको समझा रहा हूँ डायरेक्टली फ्रॉम द बुक, और वो लोग बुक से नहीं समझाएंगे, वो सिर्फ कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे, बट आई एम जस्ट टेकिंग यू ऑल द वे थ्रू प्रॉपरली, जो कि बुक के कंटेंट है उससे लेके जा रहा हूँ। तो मैं आपसे ये नहीं एक्सपेक्ट करता कि यू विल जस्ट रीड द बुक, मैं आपसे सिर्फ ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि मैं आपको जो पॉइंट्स बता रहा हूँ वो आपने ग्रैब किए या नहीं किए। So for that, I have just made this document, this Word document here, where I have just assembled the important points which I have extracted from the book, so that for you to understand and grasp, जो आप उसको समझ लें इसको। तो ये पॉइंट्स अगर आपको समझ में आ गए, देन यू विल हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग, गुड बेस। अदरवाइज देयर आर सो मच complexity in understanding the concept that have been discussed in the book. अब you just see there are so much here, you just see the scroll the book, आपके पास PDF फाइल होगी, आप इसको स्क्रॉल कीजिएगा, and I am just not expecting you to go through the text, right? Read, अ, वैसे भी जो है ना, आप लोग रीडिंग के तो इतने आदत है ही नहीं आप लोगों की ना, ऑन द होल पूरे पाकिस्तान कौम की रीडिंग की आदत इतनी नहीं है। तो मैं आपको एक्स्ट्रा बर्डन नहीं करना चाह रहा, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा के न्यूमेरिकल्स पे लेके आना चाह रहा हूँ, और मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए एडिट एंड मैं वीडियो लिंक्स दूंगा फॉर फ्रॉम यूट्यूब, खान एकेडमी की जो यूट्यूब्स हैं, यूट्यूबर बहुत अच्छी वीडियोज उन्होंने कलेक्ट करके रखी हुई है हर टॉपिक पे खान एकेडमी ने। तो बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं उसके अंदर, बहुत बड़ी कलेक्शन है, वो यूट्यूब से ये सारी, लेकिन उन्होंने असेंबल करके रखी हुई है, HEC से सपोर्टेड ये वेबसाइट है। अच्छा, लेट्स गो इन डायरेक्टली टू द टॉपिक। अब डायरेक्ट तो नहीं हो, काफी सारी चीजें तो मैं पहले बता चुका। अच्छा, आपको पता है कि वेन एवर देयर इज ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, तो हम एक एग्जांपल बिल्डअप करते हैं इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। मैकेनिक्स में हमने इंटर की फिजिक्स में, क्योंकि आप लोगों ने ये चैप्टर शुरू से तो पढ़े नहीं है, बिकॉज आपकी जो कंप्यूटर साइंस में जो टॉपिक्स हैं वो आपके सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से स्टार्ट हो रहे हैं, एंड द बेसिक जो फिजिक्स के सारे टॉपिक्स होते हैं मैकेनिक्स के, वो नहीं है। तो मैकेनिक्स में एक चीज़ है कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स मौजूद है, जो ज़मीन की अट्रैक्शन है, उसके ऊपर एक हाइट पर एक लेट से एक बॉल है, तो वो बॉल को आप जब रिलीज करेंगे, बिल्डिंग से इसको धक्का दे देंगे, तो वो बॉल कहाँ जाएगी, डेफिनेटली नीचे जाएगी। लेकिन वो नीचे जो ट्रैवल कर रही है, वो कैसे ट्रैवल कर रही है, उसके पास ये ट्रैवल करने की एनर्जी कहाँ से आई। तो हम ये कहते हैं कि दिस एनर्जी वाज स्टोर्ड इन इट
in the ball in the form of potential energy, जो height by virtue of its height in the presence of the gravitational force. तो वो जो height है वो इसको पोटेंशियल एनर्जी दे रही है, लेकिन किस सूरत में? अगर ग्रेविटेशनल फोर्स है तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, अदरवाइज इफ ग्रेविटेशनल फोर्स ना होती तो वो कहीं पर भी रखी हुई हो, उसको कोई एनर्जी उसके अंदर स्टोर नहीं हो सकती है। तो जब आपने उसके ऊपर एफर्ट की, दैट एफर्ट इज कॉल्ड वर्क डन। तो वो बॉल ऊपर चली गई, जब आपने बॉल को पुश किया या थ्रो किया इन द एयर, तो व्हाट यू हैव डन, यू हैव अप्लाइड यू हैव डन अ वर्क ऑन द बॉल। वो जो आपने एफर्ट की ना, वो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई। अब वो पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर स्टोर्ड है। इफ यू विल जस्ट रिलीज फ्रॉम द हाइट दैट सेम बॉल, वो बॉल नीचे जाएगी। और ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, क्योंकि मैं डायरेक्टली आपको लेके जा रहा हूँ, बहुत सारी चीजें नहीं बताऊंगा मैं आपको, किताब में से कॉम्प्लिकेट करेंगी। बिकॉज व्हाट इज आवर पर्पस इज जस्ट टू द पर्पस इज टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड देन बी एबल टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। कॉन्सेप्ट भी बिल्डअप करना है और आसान तरीके से बिल्डअप करना है। तो ये वाला जो फॉर्मूला है ना, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। वो क्या है कि किसी भी चीज की काइनेटिक एनर्जी का सम विद द पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, अच्छा हाँ, एट पॉइंट ए द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉल, फॉर एग्जाम्पल बॉल एट पॉइंट ए and plus the potential energy of that ball at point A is equal to the kinetic energy of that ball at point B and the potential energy of point B। ये जो फॉर्मूले में लिखा हुआ है, बस इसी की बात हो रही है। मुझे इंग्लिश में बयान करने की, उर्दू में ये अल्फाजों में बयान करने की जरूरत नहीं है, ये समझ में आना चाहिए। एंड व्हाट इज दिस थिंग, ये है क्या चीज? ये है, क्या है यहाँ पे लिखा हुआ था, हाँ, ये है वर्क एनर्जी थ्योरम या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी जो है वो फॉर्म चेंज कर लेगी, लेकिन कहीं से भी वो नहीं होगी, जाय नहीं होगी, फॉर्म चेंज कर सकती है। अच्छा, अब एनर्जी तो, फोर्स तो आप अप्लाई करते हैं, कोई कुछ ऐसे सिनेरियोज भी होते हैं जिसमें आप फोर्स को गेट बैक नहीं कर सकते। यू कैन नॉट रिवर्स द प्रोसेस। जैसे आपने बॉल फेंकी तो वापस भी आएगी ना, वो हाइट की वजह से, लेकिन कुछ कुछ फोर्सेज ऐसी होती हैं जो आपको वापस नहीं आती हैं, स्टोर नहीं होती, पोटेंशियल एनर्जी नहीं बनती है। तो वो सारी फोर्सेस जो आपको पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर दें, दैट इज कॉल्ड कंजर्वेटिव एनर्जी, कंजर्वेटिव फोर्सेस। यहां मैं ये मैंने यहाँ पे ऊपर एक पॉइंट बनाया है, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। अब ये सारी लिखी हुई इंग्लिश, यू कैन जस्ट गो थ्रू इट ऑन योर ओन, लेकिन मैं आपको क्या समझाऊंगा, मैं आपको अपने अल्फाज में समझाऊंगा, रीडिंग नहीं करके दूंगा मैं आपको ये। अच्छा, ये मैंने पॉइंट बनाना शुरू किया है यहाँ से। द फर्स्ट पॉइंट इज कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। I hope that you will be understanding what I am saying, and even if you are not understanding what is the whole scenario, कि ये बात क्या हो रही है, पूरा सिनेरियो क्या है, बनना क्या चाह रहा है, ये सब डिस्कशन से फायदा क्या है, ये किस किस डोमेन, किस कॉन्टेक्स्ट में डिस्कशन हो रही है। तो मैं आपको फिर से आपको थोड़ा सा फोकस कर दूं और आपको इन लाइन ले आऊं कि बात क्या हो रही है। बात ये हो रही है, सॉरी, बात ये हो रही है 23rd चैप्टर, हम बात करना चाह रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, लेकिन इसकी एनालॉजी डेवलप कर रहे हैं फ्रॉम इट्स पोटेंशियल एनर्जी जनरल केस में, मैकेनिकल पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिक्स में ग्रेविटेशनल फील्ड की मौजूदगी में जो एक हाइट की वजह से एनर्जी होती है, उसके बैकग्राउंड में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस करेंगे। हम लेकर आएंगे ये वाली चीज, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, by developing an analogy of general potential energy in the presence of gravitational energy। तो जरा समझना आसान होगा। अच्छा अच्छा, अब मैंने आपको बताया, यहाँ पे इन्होंने ये बात कही थी कि इफ, यहां से पढ़ें जरा, सेकंड, if the force F is conservative as we define in the term in section 7.3, the work done by F can always be expressed in terms of potential energy। तो जो आप वर्क डन करेंगे ना, जो एफर्ट करेंगे इस बॉल को ऊपर फेंकने में, तो ये स्टोर हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी में ओनली इफ द फोर्स यू हैव अप्लाइड इज कंजर्वेटिव।
अब ये कंजर्वेटिव फोर्स को उन्होंने 7.3 में डिफाइन किया है। अब 7.3 आपने पढ़ा नहीं है चैप्टर, लेकिन इसको डिस्कस कर सकते हैं। मैं आपको बता सकता हूँ कि 7.3 में क्या लिखा हुआ है। तो दिस आई पॉइंट आई हैव जस्ट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम चैप्टर नंबर 7, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। अभी आप इसको पढ़ लेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि क्या मतलब है। मतलब ये है कि अगर कोई ऐसी फोर्स है जो आपके वर्क डन को कन्वर्ट करती है पोटेंशियल एनर्जी में, जैसे बॉल को ऊपर फेंका तो आपका जो वर्क डन था, जो थ्रो करने में आपकी एफर्ट लगी, वो स्टोर हो गई इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और उसको आप रिवर्स कर सकते हैं जस्ट टू एक्सट्रैक्ट दैट इनफॉर्म एनर्जी। उसको वापस ले सकते हैं। वो वापस कैसे ले सकते हैं? बॉल को इन मोशन में रख दे, फेंक देंगे नीचे जमीन पे छोड़ देंगे, तो वो फिर से मोशन में आ जाएगी, तो वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। तो इसको कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो अगर कंजर्वेटिव फोर्सेस होंगी तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। अगर कंजर्वेटिव फोर्सेस नहीं होगी तो योर वर्क डन विच द एफर्ट, वर्क डन मीन्स द एफर्ट विच यू हैव डन टू टेक द बॉल टू सम हाइट, तो वो फिर पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर नहीं, एक्सप्रेस नहीं हो सकेगी, स्टोर नहीं हो सकेगी पोटेंशियल एनर्जी। अप टिल नाउ एनी क्वेश्चन प्लीज? क्वेश्चन तो आप लोग ऐसे पूछते हैं नहीं, लेकिन इवन देन दिस इज माय ड्यूटी टू आस्क यू दैट इफ देयर इज एनी क्वेश्चन, you raise hand, you put me, you put your question in the form of chat. I have a chat. सर पोटेंशियल नेगेटिव क्या है सर? एग्जाम में कितना चैप्टर आएंगे? दैट इज अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इस एग्जाम में इतना ही चैप्टर आएंगे जितना हम इसको कवर कर लेंगे, और इसकी जो है अभी हमें हम अंदाजा नहीं है कितना कर लेंगे। इंशाल्लाह वी विल हैव अराउंड 5 to 6 चैप्टर्स इन दिस एग्जाम, अपकमिंग एग्जाम ऑफ फाइनल। अच्छा, अब ये सवाल ये है सर, पोटेंशियल नेगेटिव क्यों होती है? एग्जाम्स विल बी 60 मार्क्स, 60 मार्क्स का मैं एग्जाम लूंगा आपका फाइनल, सो दैट इन दैट वे वी विल हैव 40 मार्क्स फॉर द सेशनल। अच्छा, ये आपको टेक्स्ट चैट की वीडियो स्क्रीन में नजर आ रही होगी ना? अच्छा सर, हमारे घर में जो पावर सप्लाई आती है वो डीसी में कैसे होती है फिर? अच्छा देखिए, डीसी में कन्वर्ट करने के लिए ना देयर इज अ प्रोसेस। जो आपकी पावर सप्लाई डीसी होती है, वो जैसे सेल मैंने कहा कि वो डीसी होता है, या आपकी मोबाइल की बैटरी जो होती है वो डीसी होती है। बैटरी पावर स्टोर्ड इज ऑलवेज डीसी, और जो पावर जनरेटेड इज इन द फॉर्म ऑफ एसी। नॉर्मली नॉर्मली पावर जनरेटेड इज एसी। अच्छा, अब वो एसी टू डीसी कन्वर्टर होते हैं, वो सर्किट होता है, वो उसको डीसी कर देता है, एसी पार्ट खत्म कर देता है, बेरिंग चीज जो होती है ना उसकी खत्म हो जाती है। अच्छा, पोटेंशियल नेगेटिव क्यों होती है? पोटेंशियल नेगेटिव, इसका कॉन्टेक्स्ट अभी हमारे पास है नहीं कि पोटेंशियल नेगेटिव, नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, जीरो एनर्जी हो सकती है, नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है। अभी मैं आगे आपको एक ग्राफ में दिखाऊंगा। सर एग्जाम्स में कितने चैप्टर आएंगे? सर फाइनल्स की वेटेज क्या है वो बता दिया मैंने, कितने मार्क्स का होगा ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा, इफ देयर इज एनी क्वेश्चन विद द कंटेंट्स राइट नाउ वी दैट आर बीइंग डिस्कस्ड, सो दैट इज आल्सो वेलकम। अच्छा, अब मैं आपको लेके चलता हूँ आगे। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस अगर होंगी तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। अच्छा, वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। if the motion is in the direction of force, so the work done is positive. और what is the value of work done? वर्क डन की एक्सप्रेशन क्या होती है? वर्क डन की एक्सप्रेशन होती है इन सिंपलेस्ट फॉर्म, आई जस्ट वांट टू शो यू। वर्क डन की एक्सप्रेशन होती है, मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। वर्क डन shown as W is equal to F मल्टीप्लाई बाई डी, मल्टीप्लाई बाई डी। कि अगर जितनी फोर्स अप्लाई की है और उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ वर्क डन। अब यहाँ पे जो है वर्क डन क्यों क्यों इन्होंने इंटीग्रल के साथ डिफाइन किया, वो अभी हमें यहाँ पे इसको जरूरत नहीं है डिस्कस करने की। अगर फोर्स कांस्टेंट ना हो ना पूरे डिस्टेंस में, तो हम क्या करते हैं कि हम छोटे से डिस्टेंस के ऊपर पहले वर्क डन निकालते हैं, फिर सारे वर्क डन निकाल के ना उसको जमा कर लेते हैं। दैट इज द मेन आइडिया ऑफ इंटीग्रल। अच्छा, ये बात हो गई, आगे चलते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट इन माई कंजर्वेटिव फोर्सेस? मैंने आपको बता दी। हाँ,
ये वाले पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स हैं कि कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन सी होती हैं। ये मैंने 7.3 से लिया है। इट कैन बी द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स ऑलवेज हैव 4 प्रॉपर्टीज। अगर आप कंजर्वेटिव फोर्स से अगर आप वर्क डन करेंगे ना, तो इसके अंदर 4 प्रॉपर्टीज होंगी। इट कैन बी एक्सप्रेस एज अ डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल वैल्यूज ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। तो जो आप वर्क डन करेंगे वो स्टोर हो जाएगा। तो जो जितनी पहले उसकी पोटेंशियल इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो आप अगर उस पे एक पोटेंशियल एनर्जी थी, लेट्स से 5 थी, आपने उसके ऊपर 5 का 10 का और वर्क डन कर दिया एनर्जी का, 10 जूल्स। द एनर्जी ऑफ द यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल्स। तो अब उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि दिस कैन ओनली बी डन विद द कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस में होगा तो क्या होगा कि वो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। इट इज रिवर्सेबल, आप वापस भी ले सकते हैं वो पोटेंशियल एनर्जी को जो आपने स्टोर की है। वी जस्ट सेड कि ये यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में, अगर आपने बॉल कोई उछाली हवा में, तो आपने इसको एक स्पीड से उछाला ताकि वो ऊपर जाए। जितनी स्पीड से ज़्यादा उछालेंगे उतना ही ज़्यादा उसके अंदर एनर्जी आएगी और उतनी काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर। अगर आपको नहीं पता तो मैं लिख देता हूँ। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर। तो जितनी ज्यादा आप इसको वेलोसिटी तेजी से फेंकेंगे उतनी ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी उसके मास के हिसाब से। ज्यादा मास होगा ज्यादा एनर्जी होगी, कम मास होगा कम एनर्जी होगी, लेकिन इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वी स्क्वायर। वेलोसिटी से स्क्वायर के साथ प्रोपोर्शनल है, लेकिन मास से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा एनर्जी होगी, लेकिन वेलोसिटी के साथ इसकी रिलेशनशिप स्क्वायर के साथ है। अच्छा, इट इज रिवर्सिबल का मतलब है कि जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है वो आप वापस फेंकेंगे तो काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगी। काइनेटिक एनर्जी ऊपर जाके वो पोटेंशियल एनर्जी में बन जाएगी। अच्छा, अब आपने इसको किसी भी रास्ते से लेकर गए, आप सीढ़ी से लेकर गए बॉल को, या आपने हवा में उछाल दिया और वहां पे जाके वो अटक गई, किसी जगह पे रुक गई, या फिर आपने इसको पहले एक मंजिल पे फेंका, फिर एक मंजिल से उठा के सीढ़ी से ले गए, कोई सा भी पाथ आपने लिया, उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। इट डिपेंड्स ओनली ऑन द स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट। समझ में आती है ये बात? मेरे ख्याल से इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं है। When the starting and ending points are the same, the total work done is zero। जब वो वापस और उसी जगह पर पॉइंट पर आ गई, आपने एक बॉल को लेकर गए सीढ़ी के जरिए से, फिर जो ऊपर से फेंका वापस कैच किया, वापस बॉल को नीचे लेकर आके आ गए या नीचे फेंक दिया जीरो से, तो जहां से स्टार्ट किया था वहीं पे वापस आ गए, तो द टोटल वर्क जो था उसके ऊपर पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों हुआ, ऊपर भी गई नीचे भी गई, तो वो सारा का वर्क जीरो, द वर्क डन इज जीरो। दैट्स हाउ द पोटेंशियल एनर्जी ऑल्सो जीरो। ये वाला पॉइंट आप याद रख लें, नहीं समझ आया तो पूछ लें। अच्छा, तो ये तो हो गई हाफ ई एम स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? पोटेंशियल एनर्जी कैन बी, पोटेंशियल एनर्जी, ये थोड़ा सा सब्सक्रिप्ट हो गया, वापस ले आया। पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय mgh। व्हाट इज mgh? mg इज, mg इज व्हाट? वेट। वेट, वेट में वर्क डन में जो है मिस नहीं कीजिए, वेट में सिर्फ अभी थोड़ा सा टेम्परेरी लिख रहा हूँ। ये वेट, mg इज वेट, और कितना वो वेट कितनी हाइट पर पड़ा हुआ है वो पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी। लेकिन ये वेट जो होता है असल में क्या होता है? असल में ये एफ होता है। तो द जनरल फार्मूला ऑफ वर्क डन मैंने अभी लिखा था यहाँ पे, दिस इज द जनरल फार्मूला ऑफ वर्क डन। तो यहाँ पे भी वही वाला फार्मूला आ गया, एच इज हाइट हियर, एच इज हाइट, तो पोटेंशियल एनर्जी सही है। तो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। तो इसके अंदर मैंने आपको यू बताया मैकेनिक्स में, जनरल जनरल कॉन्सेप्ट यूजिंग द मैकेनिकल ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड भी होती है ना, जो आप आपकी जमीन जो आपको एक एक फील्ड प्रोवाइड कर रही है इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशन, जिसकी वजह से हम खड़े हैं जमीन पे। अच्छा, अब ये बातें हो गई। अब हमें ये एक चीज डेवलप करनी है कि ग्रेविटेशनल फील्ड के मुकाबले में एक और फील्ड भी तो है जिससे हम सारा जिससे हम सारा काम कर रहे हैं।
देख लेंगे, ये 50-50 वाला मसला हम देख लेंगे। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस कैसे डिफाइन करेंगे सुफियान? वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा, ये जो कॉस है ना, कॉस, FD कॉस, ये जो आपने लिखा है हसाम जावेद, ये कॉस जो है ना, ये उस सूरत में होता है कि व्हेन योर फोर्स इज नॉट डायरेक्टली इन लाइन विद द डिस्टेंस। अगर वो किसी एंगल पे आप कर रहे हैं तो आपको उसका सिर्फ वो वाला फैक्टर लेना पड़ता है फोर्स का जो उस मोशन की डायरेक्शन में हो। तो हम सिर्फ एक्स कंपोनेंट ले लें या वाई कंपोनेंट ले लें, वी एक्चुअली हैव टू जस्ट डू कॉस थीटा। तो अगर हम कहें कि भाई फोर्स इज डायरेक्टली इन लाइन विद द सेम डायरेक्शन विद द मोशन, तो फिर हम ये कॉस की जरूरत नहीं रहती, तो सिंपली वर्क डन इज FD। लेकिन अगर यस, इफ यू आर जस्ट अप्लाइंग अ फोर्स एट सम एंगल, तो फिर आपको वही वाली फोर्स लेनी पड़ेगी जो कि मोशन में। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर इन अ सुपर स्टोर, मैं आपको एक आसान सी मिसाल देता हूं, एंड यू आर पुशिंग अ कार्ट, वो जो ट्रॉली होती है। अब अगर आप मोशन को देखें तो ट्रॉली तो सिर्फ एक डायरेक्शन मूव कर रही है, जमीन की तरफ अंदर तो जाती नहीं है। लेकिन आपके हाथ जो इसको पुश दे रहे हैं, वो कुछ ऐसे दें कि इसको थोड़ा जमीन की तरफ भी हो, बिल्कुल नीचे से हॉरिजॉन्टल पुश ना दें, तो वो थोड़ा जमीन पे भी पुश कर रहे हैं उसको, जमीन में तो जा नहीं रही है। तो आपकी कौन सी फोर्स इस्तेमाल होगी? वही वाली फोर्स इस्तेमाल होगी जो डायरेक्शन में हो। तो वो फोर्स कैसे निकलेगी? वो हम उसका एंगल निकाल लेंगे, डायरेक्शन के साथ आपकी फोर्स का एंगल, तो वो थीटा निकलेगा, वो कॉस थीटा हो जाएगा। अच्छा, नॉन कंसिडरेटिव फोर्स को कैसे डिफाइन करेंगे? अ वेरी गुड क्वेश्चन, अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, आई एम वेरी 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 इम्प्रेस्ड मिस्टर डियर सुफियान, वेरी गुड क्वेश्चन। तो नॉन कंसिडरेटिव फोर्स को कैसे डिफाइन करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, फ्रिक्शन फोर्स है, यू फ्रिक्शन इज ऑल्सो अ फोर्स। या आप एक दीवार को पुश कर रहे हैं विच इज नॉट मूविंग, अब वो उस दीवार पे वो जो आपने फोर्स अप्लाई की है वो वापस आ सकती है? पोटेंशियल एनर्जी कोई स्टोर हो गई कि उस चीज के अंदर? तो दैट इज अ फोर्स विच इज जस्ट अ वेस्टेज, वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगी। तो दैट्स हाउ दिस इज नॉट अ कन्वेंशन, दैट इज नॉट अ कंजर्वेटिव फोर्स। अच्छा, अब हमने ग्रेविटेशन फोर्स के अंदर काफी सारी बातें कर ली। अब हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिकल फील्ड भी जो फोर्स अप्लाई करती है, ये देखें ये वाली फोर्स, ये क्या है? इलेक्ट्रिकल फील्ड है। और ये इलेक्ट्रिकल फील्ड कैसी फील्ड है? इट्स अ कांस्टेंट फील्ड। जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड होती है ना, कांस्टेंट होती है। आप हाइट पे जाते हैं तो हम ये नहीं कहते कि यार यहाँ पर जो है ना इसकी ग्रेविटेशन का इफेक्ट कम आ रहा है ऊपर। बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे चले जाएं तो डिस्टेंस डेफिनेटली कम हो जाता है। बट व्हेन यू आर जस्ट टॉकिंग अबाउट समथिंग लाइक कि भाई पहली मंजिल पे कोई खड़ा है या पांचवी मंजिल पे कोई खड़ा है, तो उसका वेट पहली मंजिल पे ज्यादा होगा और पांचवी मंजिल पे कम होगा, ऐसा तो नहीं है ना? So it's a constant field. Gravitational field is a constant field. In the same way, we can just create a constant field, electric field using a infinite plane. A simple plane हो या parallel plates हो, दोनों इनके दरमियान जो field होती है, which we have done in the last chapter, वो constant होती है। So if I just ask you in the final exam in a form of like objective, okay, how you can create a constant uniform electric field, so your answer should be just that the infinite plate will create a constant and uniform electrical field। जो डिस्टेंस पे ज्यादा, जो डिस्टेंस पे इफेक्ट नहीं होगा। जैसे एक पॉइंट चार्ज होता है, उसकी फील्ड जो होती है वो डिस्टेंस पे कम होती चली जाती है, करीब में ज्यादा होती है, दूर में ज्यादा कम होती है। लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं होता, ये कांस्टेंट फील्ड है। अच्छा, ये कांस्टेंट फील्ड है, तो हम ये बात इस्टेब्लिश कर रहे हैं कि इसके अंदर जो ये फोर्स है ये कंजर्वेटिव फोर्स है। अब जब ये कंजर्वेटिव फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, दैट मींस that if this force is applied, if a point charge is moved in the presence of this electric field, so that work done, जब आपने फोर्स अप्लाई की और इसको मूव किया तो इसके ऊपर आपने इसका मतलब वर्क डन किया है, तो दैट वर्क डन कैन बी विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो ये कंजर्वेटिव फोर्सेस है इलेक्ट्रिक फील्ड। आगे चलते हैं, ये सारा कुछ हो चुका हुआ है, मतलब कि जरूरत नहीं है, सारी चीज़ों की जरूरत नहीं है। आई जस्ट वांट टू टेक यू टू द रेलिवेंट थिंग जो कि हमें आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आसानी हो। अच्छा 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 अच्छा, क्या चीज़ थी? एक चीज़ जो मिस कर गया, मैं ऊपर जाता हूँ। हाँ, ये चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, हमने ये डिस्कस कर लिया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वर्क डन from taking this point charge
from point A to point B by a distance of d, what will be the work done? What will be the work done? तो हम कहते हैं कि work done is always F multiplied by d, F multiplied by d, distance, the d is the distance of force, ये फॉर्मूला है वर्क डन का। और क्योंकि दिस पॉइंट, व्हाट इज दिस पॉइंट, मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं आपको, थोड़ा सा कम बोल रहा हूं अभी, क्योंकि मैं ये समझ रहा हूं कि अगर बहुत ज्यादा मैं स्पीड से बोलता हूं ना, जो मेरी आदत है, आई टॉक वेरी फास्ट, हर बंदे की अपनी स्पीड होती है ना, मैं आई टॉक वेरी फास्ट, तो सामने वाले को समझने का और ग्रैस्प करने का मौका नहीं मिल रहा, दैट्स व्हाई आई एम जस्ट गिविंग यू द गैप। सो व्हाट इज दिस? राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। इसके अंदर भी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी इस क्यू में। इस क्यू की कैरेक्टरिस्टिक होगी, इसकी एक पोटेंशियल एनर्जी होगी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स, बाय वर्च्यू ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस इलेक्ट्रिकल फील्ड, इसकी पोटेंशियल एनर्जी। अगर ये इलेक्ट्रिकल फील्ड ना होती, यहाँ पे क्यू होता, तो इस क्यू के अंदर कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होनी थी। फॉर एग्जाम्पल, अगर ग्रेविटेशन ना हो और बॉल हवा में कहीं हो, तो उसकी कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। स्पेस में एक चीज है जो कि आप उसको हवा में छोड़ दें तो कहीं नहीं जाती है, वो गिरती तो नहीं है स्पेस में। क्यों नहीं है उसकी पोटेंशियल एनर्जी? वो तो बहुत हाइट पर है। वजह है कि ग्रेविटेशनल नहीं है वहां पे कोई फील्ड नहीं है। तो इसी तरीके से यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी एफ, और एफ क्या है? एफ इज क्यू नॉट मल्टीप्लाई बाई ई, और उसकी हाइट, ये जो हाइट होगी इसको हम कहेंगे कि ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी बनेगी। समझ गए? अच्छा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी हायर कहां पर होगी? इसकी पोटेंशियल एनर्जी हायर कहां पर होगी? ये है अगर क्यू नॉट पॉजिटिव, तो पॉजिटिव में अगर आप इसको पुश करेंगे टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट, क्योंकि ये तो फोर्स डायरेक्शन है ना, ये अगर अगर आप इसको छोड़ देंगे तो कहां जाएगा? नीचे जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है वो तो टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट है, नीचे की तरफ है। तो अगर नीचे जाएगी तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती चली जाएगी। अगर हम इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। जितना ज्यादा ये ऊपर होगा हाइट से, जितना ज्यादा ये डिस्टेंस होगा, दिस डिस्टेंस, ये जितना ज्यादा होगा, ये इधर ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी इसकी, और इधर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। क्यों? ये एक पॉइंट प्लस चार्ज है, ये क्यू नॉट इज अ प्लस चार्ज, लेट्स से। ये कहां रहना चाहता है ज्यादा? इन इट्स नॉर्मल पोजीशन। जैसे बॉल है, हवा में है, वो तो जमीन पे गिरेगी अगर इसको रोका नहीं है। अगर आप इसको जैसे जैसे ऊपर लेते चले जाएंगे फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, फील्ड नीचे की तरफ है, हम इसको अपोजिट डायरेक्शन में ले जाएंगे तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। अब यहाँ पे देखें, इसकी फील्ड है नीचे की डायरेक्शन में, आप इसको ऊपर लेके जा रहे हैं, बिल्कुल उसी तरीके से एनालॉगस है, बिल्कुल ग्रेविटेशनल फील्ड की तरह। फील्ड नीचे की तरफ है, आप इसको ऊपर लेके जा रहे हैं तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। दैट इज द पॉइंट। अच्छा, ये वाली मैंने बात आपको बता दी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इन अ यूनिफॉर्म फील्ड। और ये पोटेंशियल एनर्जी है, और पोटेंशियल एनर्जी इस क्यू की है। सही है, इसको याद रखिएगा, मैं वापस आऊंगा इस पॉइंट के ऊपर कि ये पोटेंशियल एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी इस क्यू की है। जैसे ग्रेविटेशनल डोमेन में बॉल की पोटेंशियल एनर्जी होती है, बॉल की, ठीक है, तो यानी उसकी पोटेंशियल एनर्जी उसके वेट के हिसाब से होती है। आप बड़ी चीज लेकर गए, ऊपर चढ़ा के लेकर गए, तो उसके अंदर ज्यादा एनर्जी है, और आप छोटी सी चीज ऊपर चढ़ा के लेकर गए तो उसके अंदर कम एनर्जी है। तो उसका मास जो है मैटर करता है। तो वो कैरेक्टरिस्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेट। और वो वेट क्या होता है? mg। और mg कहां पर है? यहाँ पे mg f में होता है, f इज इक्वल टू mg। सो दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ charge. This is a very important point. This is a characteristic of a charge. Electric potential energy is a characteristic of a charge. Potential energy उस ऑब्जेक्ट की होती है। अच्छा, चलें आप आगे चलते हैं। बहुत सारी डिस्कशन उन्होंने की है इसके बारे में। आई एम जस्ट स्किपिंग इट, आई एम जस्ट डायरेक्टली गोइंग टू द मेन पॉइंट। अच्छा, इस तरीके से आप जो समझेंगे ना मेरा ये लेक्चर, तो आपको अगली खान वीडियोस के अंदर
जो मैं आपको दूंगा लिंक्स अभी, उसको समझने में आसानी होगी। यू विल हैव द बैकग्राउंड, और आपको दोनों टेस्ट मिलेंगे, किताब का टेस्ट कि वो किताब में कैसे डिस्कस किया हुआ है, और वेब पे वीडियोस के अंदर क्या चीज़ डिस्कस, दोनों चीज़ों को मिलाएंगे तो यू विल हैव अ गुड कॉन्सेप्ट। और देखें, कॉन्सेप्ट ही याद रहते हैं, न्यूमेरिकल्स तो भूल जाते हैं बंदे को। मे बी यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स डाउन द रोड, एग्जाम में तो आपने सॉल्व करने ही करने हैं, डेफिनेटली आपको प्रैक्टिस करनी है, लेकिन कुछ अरसे के बाद आपकी वो प्रैक्टिस खत्म हो जाएगी, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका कभी नहीं खत्म होगा। तो आई जस्ट डोंट वांट टू टेक यू डायरेक्टली टू न्यूमेरिकल्स कि भाई ये देखो ये फार्मूला है और ये चीज़ होती है। तो पहले ये समझे तो सही ना कि भाई ये फार्मूला है किस चीज़ का और इसके अंदर हम सॉल्व क्या कर रहे हैं, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। अब 2 पॉइंट चार्जेस हैं, एक है क्यू और दूसरा है क्यू नॉट। इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ड्यू टू दिस क्यू। डेफिनेटली दिस क्यू विल जनरेट अ इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ, जो कि वेक्टर फील्ड होती है, करीब में ज्यादा होती है, दूर में कम होती है। आप लोग सवाल अच्छे करते हैं, कोई कर रहा है? कोई नहीं कर रहा, अच्छा। अगर आपको कुछ चले ठीक है, कमेंट करना हो तो आप कर सकते हैं। थोड़ा सा आप लोग कोई बात करते हैं ना तो मैं नाजायज हो जाता हूँ, अदरवाइज एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम बहुत मुश्किल है। थकन बहुत होती है ऑनलाइन क्लास में विदाउट फीडबैक, बिकॉज आई एम जस्ट गोइंग इन काइंड ऑफ ओपन लूप मोड ऑफ टीचिंग, जिसमें मुझे कोई फीडबैक नहीं आता कि कौन कितना सुन रहा है या कितना अटेंटिव है। क्लास तो सामने मौजूद होती है, बंदा पूछ लेता है कि क्या समझ में आ गया, थोड़ी सी इंटरेक्शन होती है। एनीवे, तो मैं आपका टाइम ज़ाया नहीं करूंगा, थोड़ा सा ऐसा बोलूं कि अच्छा, कूलम्स लॉ क्या कहता है कि ये जो फोर्स होगी इस पॉइंट चार्ज पे विल बी जस्ट गवर्न बाय दिस फार्मूला। फोर्स तो हमें पता होनी चाहिए ना, कि फोर्स पता होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करेंगे, वो नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मालूम करनी है हमें हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी मालूम करनी है, पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी में फोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब देखिए, पिछले वाले केस के अंदर हमने किया था यूनिफॉर्म फील्ड, बट दिस इज नॉट अ यूनिफॉर्म फील्ड। द फील्ड ड्यू टू द पॉजिटिव द चार्ज, द पॉइंट चार्ज इज नॉट यूनिफॉर्म, ये डिस्टेंस के साथ कम होती चली जाती है। ये देखें यहाँ पे, अपॉन आर स्क्वायर, डेफिनेटली with distance it is just reducing, the higher the distance the lesser the force, obvious। तो हमें अगर इसको मालूम करना है कि what is the work done for taking this point charge q naught from point A to point B, तो ये वर्क डन कितना होगा? तो वी नो दैट वर्क डन इज गिवन बाय एफ डी, जितना डिस्टेंस है, रेडियल डिस्टेंस होगा यहाँ पर, बिकॉज इट जस्ट गोइंग इन द रेडियल डिस्टेंस, तो कॉस वगैरह तो कुछ नहीं आएगा, बिकॉज द फोर्स इज डायरेक्टली इन लाइन विद द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, तो हमें कॉस थीटा की जरूरत नहीं है। आगे ये कॉस थीटा वाला मेंशन किया हुआ है जनरल केस लेने के लिए कि आपकी मोशन अगर इन लाइन नहीं है, मोशन इज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ये यू करके जा रही है, विच इज नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ द रेडियल, तो वो उसमें कॉस थीटा आएगा। लेकिन यहाँ पे अभी हम जस्ट कीप द केस सिंपल, और हम वो वाला केस करेंगे भी नहीं, सिर्फ यहाँ पे एंड करके किताब को आगे दूसरे दूसरे टॉपिक पे चले जाएंगे। अच्छा, तो फोर्स कितनी है? फोर्स इज दिस, और वर्क डन कितना है? वर्क डन इज फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, बट फॉर एवरी डिस्टेंस द फोर्स इज डिफरेंट। ये देखें यहाँ पे, तो हमने कहा क्या कहा कि हमने कहा कि भाई इसको क्या करो, छोटा सा एक डिस्टेंस ले लो, छोटा सा एक डिस्टेंस, उसके ऊपर हम ये समझते हैं कि दिस फॉर दिस डिस्टेंस द फोर्स विल बी कांस्टेंट, इंटीग्रल का जो कॉन्सेप्ट है, एंड इट इज इनफाइनाइटेसिमली, बहुत ही छोटा है, उसको कहते हैं इनफाइनाइटेसिमली इट्स स्मॉल। तो उस स्मॉल के अंदर फोर्स तो कांस्टेंट होगी, और फोर्स क्या होगी? वो फोर्स होगी ये वाली। तो इस फोर्स की जगह पे हमने ये वाला रिप्लेस किया, ये ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे रख दिया, और इसको डी आर को छोटा सा कर दिया, एंड वेयर टू वेयर वी आर जस्ट गोइंग फ्रॉम, वी आर गोइंग फ्रॉम आर ए टू आर बी, तो लिमिट अप्लाई कर दी, देन वी विल जस्ट फाइंड आउट द वर्क डन, कि एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक ले जाने में हमें कितनी वर्क डन हुआ। ऊपर के केस में देखें, अगेन गोइंग बैक, यहां पे अगर यूनिफॉर्म फील्ड थी, अगर यूनिफॉर्म फील्ड थी तो फोर्स भी कांस्टेंट थी, ये वाली फोर्स भी कांस्टेंट थी, तो वर्क डन कितना था भाई? जितना डिस्टेंस चेंज किया है उसके, और फोर्स,
और यहाँ पे पॉइंट चार्ज की वजह से जितना डिस्टेंस चेंज किया है उसको हमने छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ लिया और इंटीग्रेट कर लिया, तो टोटल वर्क मालूम करने के लिए कि यहां से लेकर यहां तक मालूम करें, 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 एंड ऑल द वे यहां से लेकर यहां तक छोटा 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 लेकर इंटीग्रेट कर लें। तो यहाँ पे छोटे छोटे डिस्टेंस में तो फोर्स कॉमन होगी, ये कॉमन हो गई और इसको इंटीग्रेट कर लिया। अब ये जो चीज है ना सारी क्यू नॉट, क्यू से लेकर क्यू नॉट तक, दिस इज कांस्टेंट, तो इसको कांस्टेंट को बाहर निकाल लिया और इसको इंटीग्रेट कर दिया 1/r² को, 1/r², 1 dr/r²। अब मुझे बात बताएं 1/r² का इंटीग्रल क्या होता है? एनी वन ऑफ यू जस्ट राइट इन दिस चैट कि व्हाट इज गोइंग टू बी द, कोई भी लिखे या बोले, अगर किसी के पास माइक है तो। अगेन सवाल 1/r² का इंटीग्रल। नहीं, गलत। जी भाई कोई सही करो ना, नेट देख लो, नेट देख लो। ये इसका इंटीग्रल क्या होता है? ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे ये n कितना बन जाएगा? n कितना बन जाएगा? -2, 1/r² है ना, तो ऊपर हो जाएगा -2, तो -2 पे अगर +1 करें तो कितना बन जाएगा? -1, और इसको -1 का मतलब है कि 1/x, और यहाँ पे इसको डिवाइड भी करना पड़ेगा फिर दिस n +1, तो -2 + 1 तो -1 बन गया, तो -1 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस, ये आ जाएगा -1/x। सही है, ये आ गया -1/x। क्लियर? तो -1/r इज द इंटीग्रल ऑफ दिस थिंग। अब लिमिट कैसे अप्लाई करते हैं? ऊपर की लिमिट माइनस है ना, तो -1/rb -1/ra, लेकिन क्योंकि बाहर माइनस है तो ra पहले आ गया, rb बाद में चला गया, वरना तो इसको होना चाहिए था 1/rb -1/ra, लेकिन क्योंकि माइनस में था बाहर यहाँ पर, तो माइनस को अंदर लेकर के चले गए, तो 1/ra पहले आ गया। ऊपर की लिमिट पहले अप्लाई करते हैं, नीचे की लिमिट बाद में अप्लाई करते हैं। मैं आपको ये पॉइंट इसलिए एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि इन द फर्स्ट गो व्हेन आई वाज जस्ट डूइंग इट, तो मैंने कहा 1/r होगा, तो ये जो लिमिट्स इन्होंने क्यों उल्टी अप्लाई किया? जस्ट केप्ट थिंकिंग फॉर सम टाइम कि व्हाई दिस इज इन द रिवर्स ऑर्डर। यहाँ तो 1/r भी पहले होता है, लिमिट ऊपर की पहले अप्लाई होती है, बट देन आई जस्ट रियलाइज दैट आई एम जस्ट रॉन्ग। द इंटीग्रल इज नॉट 1/r, द इंटीग्रल इज -1/r। तो ये आ गया आपका आ गया वर्क डन। अब ये जनरल केस डिस्कस किया है विच वी जस्ट डोंट वांट टू डिस्कस बिकॉज ये हमने आइडिया डिस्कस कर लिया है। अगर आप लोगों में से कोई बंदा सवाल करना चाहे तो मोस्ट वेलकम। मीट में सर अटेंडेंस, सॉरी मैंने डायरेक्टली बता दिया था, मैंने भी इंटीग्रल में भी सही है, ये अच्छा बताया किसी ने, मोहम्मद सुफियान ने सही बताया। अटेंडेंस करते हैं यार, पहले आगे तो चलने दो, अभी असल में तो मैं मेन टॉपिक में ही नहीं पहुंचा हूं जो मुझे स्टैब्लिश करनी है बात। अच्छा चले आगे चलते हैं। अच्छा अब आ गया यहाँ पे ये वाला पॉइंट, दस द पोटेंशियल एनर्जी, thus the potential energy due to a point charge when the test charge q naught is at a distance from, तो point charge में से जो 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 पोटेंशियल एनर्जी बनती है वो यहां से देखें, यहां पे अगर सिंपल देखें, लिमिट यू डोंट अप्लाई द लिमिट, अगर इसको जीरो समझ लें पहली वाली को, तो ये बन गया सिंपल, ये पोटेंशियल एनर्जी है। The higher the more far, the farther you go away from the point charge, the lesser the potential energy। बात सही है? अब इसको हमने दो जगह पे प्लॉट कर दिया, वो दो जगह कौन सी हैं वो मैंने यहाँ पे पॉइंट की सूरत में लिखा है।
ये मेरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो ये था 23.9, जो कि अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है 23.9. Just after defining this conservative force, ये theorem conservation of energy, and then electric potential energy in uniform field, और फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर टू चार्जेस, मैंने ये 23.9 को इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखा है. और अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट में मैंने इस इक्वेशन को प्लॉट किया है, लिया है, मतलब ये कि यहां से. तो ये अगर सेम चार्जेस हैं तो इस वाले फॉर्मूले में सेम चार्जेस हैं तो प्लस प्लस होगा. तो अगर आर जीरो होगा तो क्या होगा? द पोटेंशियल एनर्जी विल बी इनफाइनाइट. और आर इनफाइनाइट होगा तो द पोटेंशियल एनर्जी विल बी जीरो. ये प्लस प्लस के लिए या माइनस माइनस के लिए. लेकिन अगर द चार्जेस, इफ द चार्जेस आर प्लस माइनस क्यू नॉट, क्यू एंड क्यू नॉट, अगर माइनस प्लस है या प्लस माइनस है, तो एट इनफाइनाइट डिस्टेंस अपॉन आर है तो एनर्जी विल बी जीरो. बट इफ द चार्जेस आर डिफरेंट, माइनस एंड प्लस, तो क्यू, ये जो आएगा क्यू और क्यू क्यू नॉट प्लस माइनस की वजह से माइनस आएगा, तो द एनर्जी विल बी नेगेटिव मैक्सिमम इनफाइनाइट. हैविंग सेड दिस, आगे चलते हैं. तो ये हो गई आगे. अटेंडेंस आप लोग परेशान ना हो, अटेंडेंस मैं आपको पूरी दे दूंगा. आप सिर्फ जो है मुझे मेरे साथ मजीद अभी रह लें थोड़ी देर. टॉपिक तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन ये मैं सारा कुछ नहीं करवा रहा हूँ. आई एम जस्ट स्किपिंग इट स्किपिंग इट स्किपिंग इट. हो सकता है मैं कोई चीज़ कराना चाह रहा हूँ, स्किपिंग हो जाए. नहीं, स्किपिंग इट. ये मैं आपको नहीं दे रहा हूँ सारा कुछ मटेरियल, नहीं दे रहा हूँ. अब मैं आ गया हूँ डायरेक्ट ऑन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? अभी हमने क्या बात डिस्कस की है? लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू आर देयर. ओह यस, 21, अ वेरी बिग नंबर. आई मस्ट अप्रिशिएट यू ऑल. माशाल्लाह, कमेंडेबल जॉब. बड़ा टीम वर्क है माशाल्लाह. पढ़े लोग अच्छे हैं आप लोग यार, इस वक्त में भी जो है पढ़ने के लिए आए हुए हैं. अच्छा, मैं फिर कुछ पढ़ा भी दूं आपको अच्छा सा. अच्छा देखें, अभी तक हमने जो बात की ना, जो मैंने आपको अभी पॉइंट एम्फेसाइज किया था कि द पोटेंशियल एनर्जी इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पॉइंट चार्ज. लेकिन अगर वो पॉइंट चार्ज जीरो हो तो, ओह सॉरी 1 हो तो, यहाँ पे पॉइंट चार्ज आ रहा है ना, यहाँ पे पॉइंट चार्ज आ रहा है, पॉइंट चार्ज. देखें 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 प्लीज. सॉरी, अब मैं अच्छा इसमें ले जाता हूँ, इधर इधर ले जाता हूँ आपको अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में. पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? कहाँ गई? हाँ ये रहा. पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? नहीं, ऊपर ऊपर ऊपर. ये रही. पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? यू पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द पॉइंट चार्ज क्यू, तो क्यू नॉट से मल्टीप्लाई होती है. तो जो भी टेस्ट चार्ज होगा वो यहां पर होगा. तो अगर इस टेस्ट चार्ज को 1 कर दें, या फिर ऐसा करें 1 करने की बजाय या करें कि इसको पूरे को, इस u को डिवाइड कर दें क्यू नॉट से. तो ये किया हुआ देखें, इस वाली चीज को क्यू नॉट से डिवाइड कर दिया. यहां पे कहां गया? अच्छा, मैंने ऊपर चला गया था, वापस वापस जा रहा हूं इस पॉइंट पे. इस u को डिवाइड कर दिया क्यू नॉट से. तो ये एक नई चीज आ गई हमारे पास, इसको हम कहते हैं पोटेंशियल. वो थी, u था पोटेंशियल एनर्जी, और ये v है द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज. द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज. तो दैट इज द पोटेंशियल. पोटेंशियल इज व्हाट? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज. क्यू नॉट से डिवाइड कर दिया है. अब इसका फायदा क्या है? ये इसका बड़ा फायदा है. ये बहुत उस तरह की चीज है कि हमने क्या किया कूलम्स लॉ में पहले, इफ यू जस्ट रिमेंबर, वी जस्ट फाउंड आउट फोर्स. और फोर्स क्या होती थी? के द कूलम कांस्टेंट मल्टीपल बाय क्यू एंड क्यू वन एंड क्यू टू डिवाइड बाय द आर स्क्वायर. तो नेक्स्ट हमने फेज में इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन की. हमने कहा भाई क्यू नॉट को खत्म कर दो, क्यू वन और क्यू टू में से क्यू टू से डिवाइड कर दो, उसको क्यू नॉट से डिवाइड कर दो. तो वो क्या चीज आ गई? वो आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड. फोर्स डिवाइड बाई द चार्ज. फोर्स किस पे होगी? चार्ज पे होगी. अगर चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मौजूद होगा तो फोर्स होगी. लेकिन अगर वो चार्ज जो है, अगर हम कहें कि वहां पे मौजूद नहीं है, तो वहां पर अगर कोई चार्ज लाया गया तो इसको ये फोर्स एग्जर्ट होगी. लेकिन फोर्स ही नहीं है वहां पे, चार्ज ही नहीं है, तो फोर्स किसको लगेगी? तो हमने कहा कि अगर चार्ज वो जो होगा ना, फोर्स पर यूनिट चार्ज, उसको हम कहते थे फील्ड. वहां पे हमने इसको फील्ड कह दिया. फोर्स से हमने क्यू नॉट को डिवाइड कर दिया तो फील्ड आ गई.
इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल से क्यू नॉट को डिवाइड कर दिया तो वोल्टेज आ गया। अब मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि अभी मैंने कहा था आपको कि द पोटेंशियल एनर्जी इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पॉइंट ऑफ अ चार्ज, लेकिन दिस वोल्ट इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ चार्ज, इट्स अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पोजीशन। कि अगर पॉइंट चार्ज है तो उसके अराउंड जो पॉइंट्स होंगे उसके कुछ ना कुछ पोटेंशियल होंगे, उसके अंदर कुछ ना कुछ वोल्टेजेस होंगे। मैं फिर से एक बात को एम्फेसाइज कर रहा हूँ, एज आई एम जस्ट नॉट विद यू, मुझे पता नहीं है आपके फेशियल एक्सप्रेशंस एंड व्हाट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, so I just say again, I just go above, मैं ही आ जाता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि अगर ये Q नॉट होगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, लेकिन अगर यहाँ पे Q नॉट से मैं डिवाइड ही कर दूंगा तो यहाँ पे तो Q नॉट है ही नहीं, या पर यूनिट चार्ज है, तो इस Q की वजह से यहाँ पे एक वोल्टेज होगा, और वो वोल्टेज की एक्सप्रेशन क्या होगी, वो मैंने आपको बताई, एनर्जी डिवाइड बाई ये एनर्जी, ये फोर्स थी, ये एनर्जी थी, इसमें से ये Q नॉट को डिवाइड कर दें तो ये पोटेंशियल आ जाएगा। अब आप देख लें, जो फोर्स होती है ना, जो फील्ड होती है, वो होती है 1/4 पाई E नॉट, जो कि के है, क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर, और जो वोल्टेज होता है वो होता है क्यू डिवाइड बाई आर। ये देखें, डोंट कंफ्यूज इक्वेशन 23.9 फॉर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस विद सिमिलर एक्सप्रेशन इन 23.7 फॉर द रेडियल कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स। 23.7, ये 23.7 है, कूलम्स लॉ में से 21 के चैप्टर में से आई है। इसको इसके साथ कंफ्यूज ना करें, दोनों में फर्क क्या है, द फोर्स इज गिवन बाय आर अपॉन आर स्क्वायर, and the remaining things remain same, but the potential energy is given by डिवाइड बाई आर। ये बात हो गई। और मैंने आपको अभी फिर से बता दिया एक बार फिर, कि अगर यहाँ पे पॉइंट होगा, यहाँ पे पॉइंट होगा तो इसकी होगी पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे अगर चार्ज होगा तो, लेकिन अगर यहाँ पे चार्ज नहीं होगी तो इस पोजीशन के हिसाब से के ऊपर अगर कोई चार्ज लाया गया तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल डिवाइड बाय द चार्ज। इसका मतलब है अगर क्यू नॉट पोटेंशियल को चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। फिर मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पे ये वाला पॉइंट। मेरा ख्याल है कि मैं रीजनेबल लेवल पे सही समझा रहा हूँ, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो इवन देन आपको, द मिस्टेक इज माइन, मैं अपनी कमी महसूस कर रहा हूँ और एक्सेप्ट करता हूँ, तो आप पूछेंगे तो मैं ज़रूर समझाऊंगा। अच्छा, तो मैंने आपको कहा कि अगर कोई चार्ज लाया गया तो उसको वोल्ट से मल्टीप्लाई कर दो उस चार्ज को, तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। विद दिस बैकग्राउंड एंड दिस टाइम 4 बज गए, और अब हम यहाँ पर जो है चीज़ों को होल्ड करते हैं, और मैं आपको खान अकेडमीज की जो है वो वीडियोस देता हूँ। फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन वी विल जस्ट गो इन द नेक्स्ट क्लास एंड वी विल सॉल्व द न्यूमेरिकल्स इंशाल्लाह। तो मैं खान अकेडमी की भी जो है वीडियोस भी दे देता हूँ, आपको लिंक दे देता हूँ, और ये भी दे देता हूँ अपना अपना भी लिंक, इसको ज़रा एक बार और देख लें, और फिर किताब में जाके इसको थोड़ा सा रीड करें, ना करें बल्कि इन पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। यहाँ तक मैं लेकर आया था आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फिर कैलकुलेटिंग ये ले आया था 23.14, कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये 23.14 यहाँ से लेके आ गया मैं, ये वाला अभी जो है कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये वाला पॉइंट आ गया, पॉइंट चार्ज की वजह से, पॉइंट चार्ज की वजह से ये, और फिर मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट लेकर आया, ये जो थोड़ी सी डिस्कशन। तो ये मेरा वाला पॉइंट पढ़, ये चीज़ें पढ़ के जो पॉइंट समझ में ना आए ना, ये मुझे वर्ड डॉक्यूमेंट दोबारा भेज दें ईमेल पे और या व्हाट्सएप पे, और इसको यूं करके सर्कल कर दें कभी ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई। अदरवाइज यू शुड मस्ट अंडरस्टैंड दीज ऑल थिंग्स आफ्टर गोइंग थ्रू द वीडियोज विच आई विल जस्ट प्रोवाइड यू दिस रिकॉर्डिंग एंड द खान अकेडमी वीडियोज। तो ये आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जानी चाहिए, एंड दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, और ये हमेशा आपके साथ अंडरस्टैंडिंग रहनी चाहिए। तो अभी एक थोड़ी सी एफर्ट कर लें, घंटे 2 घंटे की, और इसको 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 थॉरो कर लें। सही है, होप एवरीथिंग वाज फाइन। लाइक कौन सा टॉपिक तक, कहाँ तक पढ़ना है सर, वो मैं आपको बता दूंगा अभी जो है ना, टाइम शॉर्ट, सर अटेंडेंस अटेंडेंस में सारी दे दूंगा। ओके, so let's stop this recording, stop recording।